हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 2021, ठीक है, 2020 में के जो स्टूडेंट्स है, एकेडमिक ईयर के जो स्टूडेंट्स है 2021 के, वो ये सोच के ना चले कि सब लोग यही सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम होंगे नहीं होंगे। डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम होंगे। 2021 एकेडमिक ईयर के लिए ये जो पॉलिसी है वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अभी तक इसका बिल पास नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अभी भी पार्लियामेंट में बिल पास होगा, उसके बाद ये लॉ बन के आएगा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सब कंप्लीट होके आएंगे। उसके बाद 21 के बाद ये जो पॉलिसी होगी वो अप्लाई होगी। तो इस साल ऐसे मत पकड़ के चलिए कि मेरे बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाले। ठीक है, 2021 के लिए ये जो पॉलिसी वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अभी तक ये लॉ बना नहीं है, अभी तक लॉ बन के आया नहीं है। लोकसभा राज्यसभा में लॉ पास होगा, उसके बाद ये लॉ बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे। ठीक है, तो 21 के बाद जो कुछ होगा उनके लिए होगा। अभी तो इस साल तो आपके बोर्ड्स होने ही है, उसकी तैयारी आप करते रहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अनाउंस हो चुका है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्लाई होगी। तो ये जो पॉलिसी हम लोग देखते हैं तो बहुत सालों बाद चेंज हुआ। अगर हम लोग देखें तो 34 इयर्स के बाद जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हुआ है। मतलब पिछले 35 सालों से 34 सालों से हम लोग वही पुराना एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे थे। देश डेवलप हो रहा है, वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, बट हमारा एजुकेशन वही घिसी पीटी थी। एग्जाम्स पे फोर्स किया जाता था, रट्टा मारा जाता था, रट्टा मार के जो मार्क्स लाए वो होशियार। बोर्ड के एग्जाम्स में अगर किसी के कम मार्क्स आ गए तो सुसाइड्स, पेरेंट्स का फोर्स करना, मार्क्स पे ज्यादा फोर्स देना। ठीक है, अगर हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन के साथ कंपेयर करें तो वेस्टर्न एजुकेशन में स्किल पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। जो बाहरी एजुकेशन सिस्टम है वहां पर स्किल पे ज्यादा फोकस किया जाता है, बट हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मार्क्स लाना तो कोई बड़ी चीज नहीं है एग्जाम में, जिसको याद होगा रट्टा मार के आया होगा। ठीक है, सब लोग रट्टा नहीं मारते हैं, बट डेफिनेटली रट्टा मार के भी मार्क्स लाया जा सकता है हमारे एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी ये जो पॉलिसी उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, स्किल्स डेवलप होंगे क्या, कंट्री डेवलप होंगे कि होगी क्या, स्टूडेंट्स का जो मेंटेलिटी होगा, स्किल्स होंगे वो डेवलप होंगे क्या। अगर हम लोग देखा जाए तो 92 में कुछ चेंजेस लाए गए थे, बट भारी बदलाव कुछ किया नहीं गया था। तो ये जो पूरी एजुकेशन पॉलिसी वो डायरेक्टली 34 इयर्स के बाद चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब ये काफी लंबा समय होता है 34 इयर्स को एक ही चीज को फॉलो करना। अगर हम लोग देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो चुका है, बहुत सी चीजें चेंज हो रही है, बहुत सी चीजें निकाली जा चुकी है, तो उसके साथ हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी अब तक चेंज होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आज के इसमें अगर सरवाइव करना तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी उस हिसाब से होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों सरवाइव कर सके इस पॉलिसी में। तो चलिए देखते हैं कि इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी भी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन किसी को अच्छे से पता नहीं है। मैंने जितना रिसर्च किया, मैंने जितना पढ़ा, उसके बारे में आपको बताता हूँ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कैसी होने वाली है नहीं। ठीक है, मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि ये जो लॉ है वो पास नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ मंजूरी दी गई है, पार्लियामेंट में इसको पास करना पड़ता है, उसके बाद ये लॉ बन के आता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। जो अभी हमारे पास जो चेंजेस है, जो मुझे पता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंज होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नो लैंग्वेज बैरियर। नो लैंग्वेज बैरियर में इस बिल इसमें क्या लिखा गया है कि जो 5th क्लास तक के जो स्टडीज होंगे, जो 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स होंगे, वो जो अपनी स्टडीज करेंगे वो रीजनल लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है हमारे रीजनल लैंग्वेजेस पर। अगर हम लोग देखें जो बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में जो हिंदी इंग्लिश में एजुकेशन होने की वजह से स्टूडेंट जो होते हैं वो स्कूल जाते नहीं है, बट अगर वही एजुकेशन उनको रीजनल लैंग्वेज में दिया जाए तो डेफिनेटली जो एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होगा, जो एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो ये हमें जरूरी है कि हम लोग अपने जो रीजनल लैंग्वेजेस पे उस पर भी फोकस करें। आज के डेट में अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंकली बताऊं तो जिसको इंग्लिश आती है वो ज्यादा होशियार ऐसे माना जाता है। ठीक है, बट अगर हम लोग बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देखें तो जैसे चाइना, जापान हो गया, वो लोग इंग्लिश में नहीं करते, उनका एजुकेशन इंग्लिश में नहीं होता। ठीक है, तो उनका एजुकेशन जो होता है वो रीजनल लैंग्वेजेस में ही होता है, फिर भी वो डेवलप्ड कंट्रीज है। तो वो हमारे कंट्री में जिसको इंग्लिश नहीं आता वो खुद को बोस्ट भी नहीं कर पाता, खुद को दूसरों के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना जरूरी था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि जो 5th क्लास तक के जो स्टडी होगी वो रीजनल लैंग्वेज में होगी।
ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स भी होगा। रिमोट से रिमोट एरिया में भी जो स्कूल से, जिला परिषद के जो स्कूल से जो जिसमें एनरोलमेंट्स नहीं होते, बंद ही रहते हैं, वहां पर भी एनरोलमेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लैंग्वेज बैरियर अभी नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में लैंग्वेज बैरियर नहीं लगे, आगे जाके तो स्टूडेंट्स लैंग्वेज सीख सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। बट उनका जो बेसिक लेवल होता है, जो बेसिक लेवल में अगर उनको रीजनल लैंग्वेज से ही शुरू किया जाए, तो रीजनल लैंग्वेज का जो उनका आइडिया होगा तो वो उनका क्लियर हो जाएगा। और डेफिनेटली एनरोलमेंट तो होंगे, क्योंकि रिमोट एरियाज में आज के डेट में हिंदी इंग्लिश की वजह से एनरोलमेंट्स नहीं होते, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो रीजनल लैंग्वेज को पकड़ के नहीं चलता आज के डेट में। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि जो लैंग्वेज बैरियर है वो गवर्नमेंट ने हटा दिया। इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। दूसरा आता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मतलब आज के डेट में 10th में जिसको 90 आएगा वो साइंस लेगा, जिसको 60 आएगा 50 आएगा वो आर्ट्स लेगा। ये बहुत होता है। अगर स्टूडेंट को आर्ट की तरफ जाना भी हो तो भी पेरेंट्स मना कर देते हैं, पेरेंट्स से ज्यादा हमारी सोसाइटी उसको अलाउ नहीं करती। तो ये जो बैरियर होगा वो निकल जाएगा अभी डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि आज के डेट में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लागू हो जाएगा अगले साल से। अगर जैसे बिल पास होगा तो आप सब्जेक्ट चूज करोगे, ना कि आप स्ट्रीम चूज करोगे। तो कहीं कहीं पर जैसे कि हम लोग बात करते हैं, कहीं पर किसी को डिजाइनिंग साइड जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो टेक्निकल डिजाइन साइड जा रहा है तो वो सोचना ही लग जाएगा कि अगर मुझे टेक्निकल डिजाइनर बनना है, अगर मुझे किसी चीज को डिजाइन करनी है, तो मैं आर्ट्स लूं या साइंस लूं। तो ये एक बैरियर आता था स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर उसको कोई डिजाइनर बनना है, हम लोग इंटीरियर डिजाइनर की बात नहीं कर रहा मैं, अगर ऑटोमोबाइल डिजाइनर हो गया, कोई भी डिजाइनर हो, ठीक है, तो अगर उसे डिजाइन इंजीनियर बनना है तो वो आर्ट्स ले या साइंस ले, तो ये बैरियर रहता था। तो ये बैरियर अब नहीं रहेगा। तो वो पर्सन जो होगा वो साइंस के सब्जेक्ट के साथ कोई डिजाइन का सब्जेक्ट भी ले सकता है जो आर्ट्स में पढ़ाया जाता है। तो ये पहले नहीं होता था। पहले हमारे यहाँ पर स्ट्रीम्स को अलग करके वो एक स्ट्रीम बॉर्डर बना दिया जाता था, साइंस और आर्ट्स के बीच में बॉर्डर बन जाती थी। और हमारी सोसाइटी भी ऐसी है कि आर्ट्स में पढ़ रहा है तो बच्चा डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा, साइंस में पढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो बच्चा होशियार होगा। ठीक है, तो ये बैरियर हटाना जरूरी था। जो ये डिसीजन लिया गया मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का, तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। आर्ट्स पढ़ते पढ़ते भी टेक्निकल एजुकेशन ले सकते हैं, टेक्निकल पढ़ते पढ़ते भी आर्ट्स एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, कोई लिमिट्स नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का। थर्ड जो पॉइंट आता है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है? अगर स्टूडेंट को पोएट्री में इंटरेस्ट होगा, स्टूडेंट को इंटीरियर डिजाइन में इंटरेस्ट होगा, स्टूडेंट को पेंटिंग में एजुकेशन होगा, इंटरेस्ट होगा, स्टूडेंट को सिंगिंग में इंटरेस्ट होगा, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर भी ऐसा कोई ये नहीं है कि जहां पर सिंगिंग सिखाया जाता हो, जहां पर डांस सिखाया जाता हो, जहां पर कारपेंट्री सिखाई जाती होगी। बट अकॉर्डिंग टू वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से स्टूडेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाएगी स्कूल्स में। इसका मतलब डेफिनेटली जो बैग का जो भार था, बुक्स का भार था, वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो स्किलफुल कब से बनेंगे? 6th क्लास से ही वो अपना स्किल गेन करना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी को कारपेंट्री पसंद होगा तो वो 6 से ही उसको सीखना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को पेंटिंग सीखना होगा तो 6 से ही सीखना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक जो स्किलफुल एजुकेशन सिस्टम होता है वो यहाँ से लागू हो जाएगा क्लास 6 से। ठीक है, तो वोकेशनल एजुकेशन ये कंपलसरी हो जाएगा क्लास 6 से। अगर हम लोग बात करते हैं मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट्स की, तो अगर हमारे सोसाइटी में क्या कर रखा है, स्कूल्स क्या करते हैं, जो पूरा का पूरा फोकस होता है वो मार्क्स पर डालते हैं। तो ये मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स का मतलब जो मार्क्स का फोकस होगा वो हटा दिया जाएगा। जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी बोला, मार्क्स लाना रट्टा मार के कोई मुश्किल बात नहीं है। रट्टा मार के हम लोग मार्क्स ला सकते हैं। वो मार्क्स हम लोग रिपोर्ट कार्ड में दिखा दिया तो सोसाइटी में बच्चा बहुत ऊपर चला जाता है, सोसाइटी में जाता है। डोंट नो उसके अंदर कोई स्किल्स है या नहीं, डोंट नो उसको एक्सप्रेस करना आता है या नहीं, डोंट नो वो बाकी स्किलफुल जो फील्ड्स होते हैं उसमें अच्छा है या नहीं। ठीक है, तो इस बार गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा लिया है कि मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स मतलब जो फोकस मार्क्स पे रहेगा वो हटा दिया जाएगा। 360 डिग्री असेसमेंट होगा। 360 डिग्री मतलब उसका बिहेवियर, उसका स्पोर्ट्स, उसके स्किल्स, जो भी बाकी चीजें होती है, उसके एक्सप्रेशंस, वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने जो भी उसको नॉलेज होगा उसको कैसे एक्सप्रेस करेगा, इस तरह से उसको असेस किया जाएगा, ना कि वो एग्जाम में क्या लिख के आता है उसको।
ठीक है। तो मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स मतलब अभी ये चीज हमारे सोसाइटी में चेंज हो जाएगी कि देखते हैं तो बहुत से स्टूडेंट शाय भी होते हैं अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाना, क्योंकि मार्क्स कम होते हैं। भले उसको स्पोर्ट्स में ए हो, डिसिप्लिन में ए हो, सिंगिंग में ए हो, बाकी सब चीजों, क्योंकि स्कूल्स उसके ऊपर फोकस करता ही नहीं है। ठीक है, स्कूल्स क्यों, पेरेंट्स भी वो साइड देखते ही नहीं है ना। रिपोर्ट कार्ड लाते हैं सबसे पहले पेरेंट्स का नजर कहाँ जाता है कि परसेंटेज कितने मिले। सोसाइटी क्या पूछती है, परसेंटेज कितने मिले। ठीक है, तो ये मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स मतलब अभी जो असेसमेंट होगा, स्टूडेंट असेसमेंट होगा, वो 360 डिग्री का होगा, ना कि सिर्फ वो एग्जाम में क्या लिख के आता है और उसको मार्क्स कितने मिलते हैं वो नहीं देखा जाएगा। वो ऑलराउंडर है या नहीं वो देखा जाएगा। भले ही मार्क्स अच्छे ना हो, क्या पता वो बाकी चीजों में अच्छा हो, तो वो बाकी चीजें भी दिखेगी उसके रिपोर्ट कार्ड में। ये इंपॉर्टेंट है कि वो बाकी चीजों में अच्छा है या नहीं। सारी चीजों को बराबर वैल्यू देनी पड़ेगी, तब जाके जो स्टूडेंट होता है वो ऑलराउंडर बनता है। ठीक है, तब जाके एक पर्सन सारे फील्ड में अच्छा हो वो देखे, उसके बाद ही वो पर्सन भी ऊपर जाएगा ना कि उसके अगर मार्क्स हो तो हम लोग उसको नीचे दबाते जाते क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं है। हम लोग चेक ही नहीं करते कि वो पर्सन दूसरे फील्ड्स में अच्छा है या नहीं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि अगर कोई पर्सन ठीक है कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो किसी कंडीशन के कारण, वो मेडिकल कंडीशन हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, ठीक है, शिफ्टिंग करना पड़ सकता है कभी कभी बीच में, तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि 1 साल हो गया कॉलेज छोड़ो, क्या पता मेडिकल रीजन हो, फाइनेंशियल रीजन हो, तो वो वापस से अगर 2 साल बाद रिटर्न आता है तो उसे वापस से वो चीज स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, वापस से वो स्टार्ट करेगा फर्स्ट ईयर से। अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट्स होगा कि वो भले ही बीच में कॉलेज छोड़े, अगर 1 साल करके छोड़ता है तो वो सेकेंड ईयर कभी भी आ जाए, 10 साल बाद आएगा तो भी वो वहां से कंटिन्यू करेगा। कहां से कंटिन्यू करेगा, सेकेंड ईयर से। ठीक है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीजें निकाली है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर फर्स्ट ईयर बाद वो छोड़ देता है तो उसको गवर्नमेंट क्या देगी, कॉलेज क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा। अगर सेकेंड ईयर बाद छोड़ता है तो गवर्नमेंट और जो कॉलेज होगा उसको क्या देगा, डिप्लोमा देगा। अगर थर्ड ईयर बाद छोड़ता है तो उसको क्या मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो पूरा सिस्टम है वो बहुत फ्लेक्सिबल, चलाना भी डिपेंड करता है कॉलेजेस और गवर्नमेंट के ऊपर, बट डिसीजंस जो लिए गए हैं बहुत ही बेस्ट और परफेक्ट डिसीजन लिए गए हैं, जिससे कि स्टूडेंट जो होगा वो सारी तरफ से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बाद में आते हैं कि सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम। अगर हम लोग देखते हैं कि हजारों कॉलेजेस हैं इंडिया में, ठीक है, तो अगर हम लोग ठीक से देखें तो हर एक कॉलेजेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अलग अलग है। ठीक है, डेफिनेटली हर एक स्टेट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक कॉलेज का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अलग अलग ही है। बट अब ऐसा नहीं होगा, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए जाएंगे वो HECI बनाएगा। ठीक है, बट इसमें लीगल और मेडिकल कॉलेजेस नहीं आएंगे। हम लोग यहाँ पर लीगल मेडिकल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कौन से कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, जो बाकी कॉलेजेस होंगे उनकी बात करते हैं, एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस। तो इसको कौन संभालेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके जो सारे रेगुलेशंस होंगे, रूल्स होंगे, वो कौन बनाएगा, सिर्फ एक ही बॉडी बनाएगी। वो बॉडी कौन सी है, HECI। तो HECI क्या करेगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन पास करेगी जो सारे कॉलेजेस को फॉलो करने होंगे। स्टेट का बैरियर नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट का बैरियर नहीं होगा। ठीक है, इंडिया में जितने भी कॉलेजेस है एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस, इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करते हैं लोक विद्या की, अगर हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखते हैं तो एक वर्ड हमें दिखाई देता है, वो है लोक विद्या। लोक विद्या के बारे में क्या है, विद्या का मतलब एजुकेशन, और लोक विद्या का डेफिनेट अगर हम लोग देखते हैं तो कल्चरल एंड हेरिटेज एजुकेशन। ठीक है, तो अब जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो हेरिटेज है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो जीरो भी हमारे यहीं पर इन्वेंट हुआ है। ठीक है, जीरो भी हमारे यहाँ पर डिस्कवर हो। तो ऐसे बहुत सी चीजें जो हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं इन द सेंस ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन पॉलिसी लाई थी उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बट उससे पहले भी हमारी खुद की एक एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करते थे हमारे कल्चर और हेरिटेज पे।
ठीक है, तो ये चीज वापस आएगी, ये चीज वापस लाना पड़ेगा हमें, उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसको एक वर्ड दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, लोक विद्या। दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम लोग डिजिटलाइजेशन पे। डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस हो गए। तो इसको अगर हम लोग आगे यूज कर सकते हैं या नहीं, डेफिनेटली इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, बट हर बार हम लोग फिजिकल एजुकेशन की तरफ दौड़े, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो डिजिटलाइजेशन है वो लाना जरूरी है, क्योंकि जो सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सारे अच्छे टीचर्स होते हैं, वो हर एक रिमोट एरिया में जाके तो पढ़ा नहीं सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिजिटल एजुकेशन है वो रिमोट एरिया तक पहुंचाया जाए, ताकि कहीं पर भी बैरियर ना हो एजुकेशन का। हर टाइम फिजिकल प्रेजेंस पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, बट ये सबसे ज्यादा जरूरी कहाँ है, जहां पर रिमोट एरिया में। ठीक है, रिमोट एरिया में एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना, एक क्वालिटी स्किल पहुंचाना वो जरूरी है। तो जो एक्सपर्ट्स हो, वो इंटरेक्शन जो हो, रिमोट एरिया के जो स्टूडेंट्स हो, उनके साथ भी इंटरेक्शन करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिजिटलाइजेशन पॉलिसी है वो रिमोट एरिया तक इम्प्लीमेंट हो, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, ताकि कोई बैरियर ना आए इस चीज का। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है सबसे ज्यादा फोकस जो करती है वो करती है बोर्ड एग्जाम्स पे। ठीक है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको कम किया जाएगा। ठीक है, तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको कैसे डिवाइड किया है, 5, 3, 3, 4 देखेंगे तो सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं नंबर्स पे हो रहा है। 5 मतलब क्या हो गया, प्री प्राइमरी से लेकर 3rd तक यहाँ पर एक पॉलिसी होगी, यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम जो होगा वो अलग होगा। 4 to 6, 6 to 8, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं 9 to 12 पे। ठीक है, तो ये 9 to 12 की जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो होगा सेमेस्टर वाइज। तो ये क्यों अच्छा है, जो मुझे लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वापस मैं रट्टा पर ही आऊंगा। ठीक है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की स्कूल भी इस चीज का बहुत फायदा उठाती है। पूरे साल अगर स्टूडेंट ना पढ़े, जन फेब में अच्छे से रट्टा मार लिया और जाके बोर्ड एग्जाम्स में बैठ गया और 80% लेके आया, क्या स्टूडेंट्स ने अच्छे पढ़ाई की है? अब स्टूडेंट्स को स्कूल कैसे सपोर्ट करते हैं, जो इंटरनल मार्क्स होंगे वो हर एक स्कूल चाहता है कि मेरे स्कूल का जो रिजल्ट वो अच्छा लगे। तो अगर 20 मार्क्स का इंटरनल होगा तो हर एक स्टूडेंट को 18, 19, 20 मिल ही जाता है। 18 भी बहुत दूर की बात होगी, 19, 20 तो स्कूल की तरफ से दिया ही जाता है। ठीक है, बट ये अब ऐसा नहीं होगा, अब साल में 2 बार एग्जाम होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट को सिर्फ एक बार पढ़ना है, स्टूडेंट्स को 2 बार पढ़ना होगा, 2 बार कंटिन्यू पढ़ना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या रहेंगे, स्टूडेंट्स भी अपने एजुकेशन से दूर नहीं होंगे, उसी एनवायरमेंट में रहेंगे। ठीक है, तो अब जो गवर्नमेंट लेकर आने वाली है वो सेमेस्टर सिस्टम लेकर आने वाली है 9, 10, 11 और 12 के लिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस नहीं होगा। तो इसके बारे में एग्जैक्टली हम लोग बता नहीं सकते, हो सकता है कि शायद से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स हो अलग अलग, बट एग्जैक्टली बता नहीं सकते। वो तो जब बिल पास होगा, लॉ बन के आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। बट ये तो फिक्स है कि जो एग्जाम्स होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। दूसरा जो सबसे इफेक्टिव पॉइंट रहा है वो है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन का। तो गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट्स रखे हैं। ठीक है, 2030, 2035, 2040 के कुछ टारगेट्स रखे हैं। 2040 तक जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे उसको मल्टी डिसिप्लिनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब हर एक कॉलेज में आपको पॉसिबल होगा कि अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज करें। आपको जो आगे करियर बनाना है, तो जिस करियर के लिए जो सब्जेक्ट चाहिए वो आप चूज करके उस कॉलेज में पढ़ सके। ठीक है, ये उनका टारगेट है। 2030 तक वो चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 1। ठीक है, एटलीस्ट 1, एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट में होना ही चाहिए। तो इसका टारगेट उनको कब तक कंप्लीट करना है, 2030 तक। और 2035 का टारगेट तो यही है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो होगा वो 50% तक जाए। ठीक है, एनरोलमेंट जो होगी वो इंक्रीज होती जाए, हर साल एनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब जो पेरेंट्स लोग हैं, ठीक है, पेरेंट्स का एक ही फोकस है कि फीस का क्या। अगर हम लोग देखें तो हर एक कॉलेजेस अलग फीस लेती है। जिस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, भले ही टीचर्स पता नहीं कैसे हो, बट फीस ज्यादा होगी। ठीक है, प्री प्राइमरी के एजुकेशन के लिए जो डोनेशन होते हैं 1-1, 1.5 लाख, 2 लाख,
के एजुकेशन डोनेशंस लिए जाते हैं, भले ही बच्चे को एबीसीडी भी बोलना ना आता हो। प्री प्राइमरी के बच्चे क्या पढ़ेंगे? एबीसीडी पढ़ाने के लिए आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, तो ये एजुकेशन पॉलिसी की कोई जरूरत ही नहीं है। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो होगी फीस होगा वो गवर्नमेंट तय करेगी, किस लेवल के लिए कितनी फीस लेनी है मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम तो डिपेंड करता है स्कूल पे, बट मैक्सिमम इससे अलावा आप ज्यादा फीस नहीं ले सकते। और हर एक स्कूल हर एक कॉलेजेस का जो होगा वो ऑडिटिंग होगा, ठीक है। अगर ऑडिटिंग की बात आती है तो डोनेशंस लेने का सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने ये सारी जो एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम था वो अच्छे से देख लिया, समझ लिया। इसमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस होंगे, होने ही है, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको एग्जीक्यूट करना इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स इतने ज्यादा है, टीचर्स इतने ज्यादा है, कॉलेजेस इतने ज्यादा है, हर घंटे हर मिनट में कॉलेजेस खड़े कर देते हैं, स्कूल खड़े कर देते हैं। तो इन सारी चीजों में एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है क्या, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि टीचर्स को वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि जिससे कि वो स्टूडेंट्स को ऑलराउंडर हर एक फील्ड में डेवलप कर सके। आज के डेट में टीचर्स को इतनी ट्रेनिंग मिलती है कि पढ़ाया कैसे जाए और क्या टॉपिक पढ़ाया जाए, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर फोकस करना जरूरी है, टीचर्स को ट्रेनिंग देना जरूरी है। टीचर्स को कैसे ट्रेन करती है गवर्नमेंट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा लगाने से ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। टीचर्स को ट्रेन करना सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि टीचर्स की जो साइकोलॉजी होती है उसको कैसे चेंज करें। इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए कोई भी रेडी नहीं होगा, ठीक है। हमारे एजुकेशन सिस्टम था उसका एकदम ऑपोजिट पॉलिसी है, ठीक है। जरूरत है डेवलप करने के लिए, ये पॉलिसी की जरूरत है, बट ऑपोजिट है, इसके लिए कोई रेडी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है। तो गवर्नमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, टीचर्स तक कैसे पहुंचाया जाए। टीचर्स तक अगर ये चीजें एग्जीक्यूट हो जाती है तो स्टूडेंट्स तक अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर भी अगर इस पॉलिसी में आपको कोई पॉइंट समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।